पूरे मुल्क में फॉर्म 45 के मामले में आग लगी हुई है और क्रेडिबिलिटी सीरियसली क्वेश्चन है। हमें जीतने वाली जमातें पिलडैट की एग्जांपल्स देती थी। पिलडैट की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक अगर 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुई और अनफेयर था तो ये उससे भी 3 पॉइंट माशाल्लाह आगे है 2024। अगेन नोबडी इज बॉदर्ड एक्सप्लेनिंग। ये बातें कहाँ जाके रुकेंगी? जब आप कंपैरिजन देखते हैं तो मेरे प्रोग्राम में कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखें 2018 में तो 90% फॉर्म 45 पे सिग्नेचर्स भी थे। बात बिल्कुल ठीक है। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं इस वक्त, जब हम डेटा देखते हैं तो हमें बहुत सी ओवर राइटिंग्स नज़र आती हैं इमरान खान साहब वाले रिजल्ट्स के अंदर भी 2018 में, बाकी लोगों के भी। लेकिन जब इस बारी NA 130 को देखते हैं नवाज शरीफ साहब के, तो उसमें भी बड़ा मज़ेदार डेटा आता है। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 65 से ज़्यादा पेजेस पड़े हुए हैं फॉर्म 45 के, और उसका अगर आप बारीक एक एनालिसिस करें तो नज़र आता है कि 378 पोलिंग स्टेशंस थे NA 130 में, और वो जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ने शो कराया कि 65,000 वोट्स ऐड हुए हैं जो 65 फॉर्म 45 के अंदर देखा जाए, और जहां वैसे एवरेज माशाल्लाह कोई 52% थी, इन हलकों में इन पोलिंग स्टेशन में वो 100% तक चली गई भी है। और जब आप ये सारा चीज़ें ऐड करते हैं और आप क्लियर आपको ओवर राइटिंग्स नज़र आ रही हैं जो पहले 2018 में भी हमें नज़र आई दूसरी पार्टी के हक में, उससे ज़्यादा ओवर राइटिंग्स इस दफ़ा हमें 2024 में PMLN और विनिंग कैंडिडेट्स में आई हैं। बहुत बड़े सवालिया निशान बन गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट में ने अभी रोक दिया है ओथ टेकिंग पेशावर में, और अली जफर आज अदालत के बाहर थे। उन्होंने कहा कि अगर पेशावर हाई कोर्ट इसके उनके हक में फैसला देती है तो उसका इतलाक सेंटर में भी होगा रिजर्व सीट्स के लोकेशन पे। वो उसमें हम दूसरा लीगल व्यू लेंगे कि क्या पेशावर हाई कोर्ट अगर ये रोकती है जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं रिजर्व सीट्स, क्या वो वफाक पे भी उसका असर होगा या नहीं होगा, उसका भी हम लीगल लेंगे। लेकिन एक मामला तो क्लियर हो गया है कि पूरे मुल्क में बहुत बड़ा सवालिया निशान हो गया है ये फॉर्म 45 के ऊपर। और सलमान अकरम राजा साहब ने तो अब ये भी डिमांड किया है कि जी ज़्यादा तादाद में होने चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, लेकिन और ताकि ये फैसले जल्दी हों। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपनी तारीख है। हमने लास्ट टाइम देखा सूरी साहब 4 साल बैठे रहे एक स्टे ऑर्डर के ऊपर, लोग 4-4 साल फिरते रहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के, और जब PMLN के दोस्तों से ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं तो कहते हैं ठीक है पहले हम फिरते रहे थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, अब ये फिरते रहे। लेकिन क्या इतने कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के बाद बात चलेगी आगे? कैसे चलेगी? बहुत सख्त फैसले करने हैं अब इस गवर्नमेंट को, बहुत सख्त माशी फैसले जिनका स्ट्रीट पे रिएक्शन आएगा। क्या ये चल पाएगा या रियासती इदारों को पहले से भी ज़्यादा भरपूर तरीके से अपना जोर दिखाना होगा? वो एक्सपीरियंस पास्ट में इतना अच्छा चला नहीं जब रियासती इदारों ने खुल के हमायत की इमरान खान की। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो पहला 1 साल था उस पर जब हम कोई बात करते थे या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे तो यकीन माने जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में थिंग्स वुड कम डाउन ऑन अस लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स। फिर वो हमने साल बाद देखा मामला बदल गया। क्या यहाँ पे भी अब टन ऑफ ब्रिक्स 2 टन ऑफ ब्रिक्स होगा या मामला चल पाएगा? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। हमारे साथ मिस्टर स्टूडियो में है सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, थैंक यू वेरी मच। पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा उनके सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब ने ज्वाइन किया है, और तैमूर झगड़ा साहब हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और सीनियर लीडर PTI, ये भी फॉर्म 45 को रो रहे हैं सब कुछ। मुसद्दिक, इतना कंट्रोवर्शियल इलेक्शन आप लोग क्यों नहीं मुतालबा करते कि यार आप लोग तो जीते हुए, बकौल आपके आप लोग फेयर जीते हुए, खुल के कर लें बात। अच्छा चलें ठीक है जी, ये है, बनाए कमीशन। पीपल्स पार्टी ने कमीशन को सपोर्ट किया है इस मामले में, PTI तो मांगती थी, MQM ने सपोर्ट किया है, आपके वो 2 तो एलाइज हैं। क्यों नहीं एक कमीशन बन जाता और कमीशन की एक डेडलाइन हो, भैया इतने फॉर्म्स हैं, अगर हम लोग बैठ के फॉर्म्स की ओवर राइटिंग्स और एनालिसिस कर सकते हैं, 15-20 दिन दें, कमीशन कर ले, दूध का दूध पानी हो। कोई मॉरल अथॉरिटी तो हो आप लोगों के पास। एग्जेक्टिव अथॉरिटी आ गई है आपके पास, रियासती इदारे की अथॉरिटी आ गई है, मानते हैं इसलिए हम डर से, लेकिन मॉरल अथॉरिटी का सवाल उठ गया है। देखिए, मॉरल अथॉरिटी का सवाल तो हर इलेक्शन में उठता है। आप वापस चलते जाएं, जहां तक मर्जी चले जाएं, मैं सिर्फ 2018 की बात नहीं करूंगा, फिर वो बात थोड़ी सी पोलराइज्ड और कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। आप जहां तक मर्जी चले जाएं,
तो हर दफा इलेक्शन के बाद यही होता है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है, धांधली हो गई, इलेक्शन चोरी हो गए, बैलेट बॉक्स उठा के ले गए वगैरह चलता रहता है। मैं ये समझता हूं कि हमें बैठ के एक ऐसा तरीकाकार तय कर लेना चाहिए जिसके बाद कभी भी इलेक्शन के रिजल्ट्स पे कोई उंगली ना उठा सके। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। मैं दो बातें कर रहा हूं अलग-अलग। एक तो वो बात है, दूसरे जो ऑफर मियां शहबाज शरीफ साहब ने दी वो तो इससे ज्यादा बड़ी ऑफर थी। उन्होंने कहा कि आप ये समझते हैं कि आपके पास मेजॉरिटी है और आप ये क्लेम करते हैं कि आपकी असल मेजॉरिटी तो 170-80 सीटों की है तो हुकूमत बना लें। हुकूमत बनाएं, वो 170 मिली नहीं ना, बना लेना हुकूमत, ताकि आपकी डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर हर चीज तय हो, हर चीज इन्वेस्टिगेट हो, हर चीज सामने आए, जिसको फिर कोई दोबारा से कभी 35 पंक्चर, कभी 36 पंक्चर नहीं कह सके, और ये भी ना कह सके कि मैंने तो सियासी तौर पे ये बात। सुप्रीम कोर्ट ठीक है इस पर। जरा मेरी एक दरखास्त सिर्फ 30 सेकंड में। तो मैं ये समझता हूं कि जब चांडियो साहब बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, वैसे झगड़ा साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, लेकिन चांडियो साहब बैठे हैं और चांडियो साहब को मालूम है कि खुर्शीद शाह साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि हमने अप्रोच किया पीपल्स पार्टी को और कहा कि आप ये क्लेम कर रहे हैं, आप आके हुकूमत बना लें। हम कह रहे हैं आप हुकूमत बना लें, चांडियो साहब की पार्टी कह रही है हम आपके साथ खड़े, जैसे हमारे साथ खड़े, आप हुकूमत बना लें। मगर पीटीआई ये कहती कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है, आप सियासत में आते हैं खिदमत करने के लिए, काम करने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए, मुश्किल जो हालात हैं वो तो उनका प्रिंसिपल स्टांस है, वो कहते हैं आप भी करप्ट हैं, पीपल्स पार्टी करप्ट है, वो नहीं आपके साथ मिल पे पीपल्स पार्टी वो ये कॉस्ट नहीं देना चाहते, ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। सुनिए, पीपल्स पार्टी ने तो उनसे कोई वजारत नहीं मांगी थी। पीपल्स पार्टी ने कहा था हमसे बात करें, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, चले इसको छोड़ देते हैं, घड़ी भर को छोड़ देते हैं। आप मुझे नहीं, वो मैं सारी बातें हुई मुसद्दिक, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप लोगों को जुडिशियल कमीशन पे एतराज क्यों है? कोई किसी को एतराज तो बनाए जुडिशियल पे नहीं। वो वैसे तो आपको याद है एक पार्लियामेंट्री कमीशन भी इलेक्शंस की धांधली के लिए बनाया था इमरान खान साहब ने, उसकी मेंबरशिप भी अनाउंस हो गई थी, फिर कुछ नहीं हुआ। तो कोई एतराज नहीं है, अभी पार्लियामान चलेगी तो वो आपस में बैठ के फैसला कर लेंगे। और लेकिन जो मैं दूसरी बात करना चाहता हूं वो ये कि ये तो हो गया जब आपने कहा कि हम इलेक्शन जीत गए, हुकूमत नहीं बनाएंगे और इनको भी नहीं बनाने देंगे, खुद भी नहीं बनाएंगे, इनको भी नहीं बनाने देंगे। तो मकसद क्या है कि आप चाहते हैं कि मुल्क कैओस में चला जाए, चले इसको छोड़ दें। फिर आपने बेशुमार पार्टीज हैं जिनने लिस्टें जमा करवाई हुई हैं और उनकी एक आध सीट है। अरे भाई, किसी ने भी लिस्ट जमा करवाई हुई है जिसके पास एक आध सीट है, उसके साथ मिलके आप अपनी सीटें क्लेम कर लें। अभी हम बात एक मिनट आप उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी है ना, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद दैट, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी। ओके, मैं कहता हूं उन्होंने बुरी स्ट्रेटजी बनाई। आई एम सेइंग समथिंग एल्स। आई एम सेइंग कि ये दूसरे केस के अंदर दोबारा से आप मुल्क को एक लीगल और पॉलिटिकल केओस, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल केओस, फिर लीगल केओस, आखिरी एज इफ दैट वाज नॉट बैड इनफ। आपने कहा अगर ये दोनों से बच जाए मुल्क, तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि आईएमएफ को खत लिख दें, ताकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली भी बच जाए और अगर लीगली और पॉलिटिकली भी बच जाए तो एक मुआशी तौर पे क्यों ना इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। की थ्योरी पे जा रहे हैं, ये व्हाट अबाउट आपके सामने देखिए, व्हाट अबाउटरी तो उस वक्त हो जब इसमें से कोई भी काउंटर फैक्चुअल बात हो। मैं उस खत लिखने मैं ये सवाल नहीं, बट मगर क्या आप ये समझते हैं एक पार्टी कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं सुभान अल्लाह, जम आओ, हुकूमत बनाए और इन्वेस्टिगेट करें।